बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हलचल मच चुकी है, गड़बड़ हो चुकी है, बातें अब तवातुर से हो रही हैं, होती चली जा रही हैं और कोई रोक नहीं रहा। ये बहुत वाज़े इशारा है। आज भी मुझे एक फ़ोन कॉल आई और उस पर किसी साहब ने ये पूछा कि जनाब क्या हो रहा है। मैंने कहा कि जनाब आपको हम बता तो रहे हैं कि अब कहानी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और इसकी वजूहात हैं, इसका एक बैकग्राउंड है। ऐसे अब ये बयानात नहीं दिए जा रहे। मार्शल लॉ की बात क्यों होने लगी है, कौन कर रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इस सब पर हम बात करेंगे। आगाज इसलिए मैं खबरों से कर रहा हूं जो आज की अभी की खबरें हैं कि उससे फिर ये बैकग्राउंड समझने में मदद मिलेगी कि क्या हो रहा है, कौन किस तरह के बयानात दे रहा है, सब चीजें आपके सामने रखेंगे। पहली बड़ी खबर सियासी तौर पर यह है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग ऐसे जुमले एक दूसरे के खिलाफ बोलने लग गए हैं जो पिछले 4.5-5 साल में उन्होंने नहीं बोले। मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में शर्जील इनाम मेमन जो वजीर हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि ये तो काउंसलर नहीं बन सकते। 2024 के इलेक्शन के बाद पता चल चुका है काउंसलर नहीं बन सकते। इनको आप देखिए पंजाब और विफाक में हुकूमत दे दी गई। क्या कभी पीपल्स पार्टी की इस लेवल की शख्सियत ने यह बात कही है? अब आप देखिए हामिद मीर साहब के शो में बात हो रही है। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि नोटिस लिया जाए। किस तरह से ये बातें हो रही हैं कि वहां जाकर आज़ाद कश्मीर में जाकर वादे किए जा रहे हैं कि जी बसें आ रही हैं, फलां आ रही हैं, ये रिगिंग है। और उस पर फिर बैरिस्टर वकील नून लीग के कहते हैं हाँ जी अगर कुछ गलत हुआ है तो कर लिया जाए। तकरीरें किस तरह की खतरनाक हो रही हैं। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि एक बंदा यहां आता है और कहता है यहां पर मोटरवे होनी चाहिए थी, फलां होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। क्यों नहीं है? आप पहली दफा वजीर आजम बने तब बना देते मोटरवे, दूसरी दफा बने तब बना देते, तीसरी दफा बने तब बना देते। ये रायवंड का महल्लात का रहने वाला रायवंड का शहरी अब आकर आज़ाद कश्मीर वालों को बताएगा कश्मीर में क्या होना चाहिए क्या नहीं। भाई कश्मीर का फैसला कश्मीरियों को करने दें। तो वो तो बिलावल भुट्टो जरदारी भी फिर कश्मीर से तो नहीं है, खैर, लेकिन उन्हें ताना जरूर दिया कि जी आप 3 दफा वज़ीर आज़म बने, पहले क्यों नहीं बना सके। अब सोशल डिजिटल मीडिया का यही कमाल है, यहाँ पर खबरें चल रही हैं, वीडियोस चल रही हैं। 2016 की तकरीर वायरल हो रही है मियां नवाज शरीफ की, जब यही बातें वो कर रहे थे 10 साल पहले। आज 2026 है, 2016 में भी यही बातें कर रहे थे कि यहाँ पर मोटरवे हमने बनानी है। ये नहीं कहा कि क्यों नहीं बनी, कहते हैं मैं मोटरवे बना रहा हूँ, मैं यहाँ सड़कें बना रहा हूँ और यहाँ पर आप देखिए अस्पताल हमने बनाने हैं, ये करना है, वो करना है। 10 साल के बाद मियां नवाज शरीफ साहब उसी तकरीर को दोहराते हुए कह रहे हैं क्यों नहीं हो सका, कि यहाँ पर अभी तक मोटरवे क्यों नहीं। मैं और मरियम एक ही गाड़ी में आ रहे थे, हम कह रहे थे यहाँ सड़क क्यों नहीं बन सकी, यहाँ मोटरवे क्यों नहीं बन सकी, यहाँ पर अस्पताल क्यों नहीं है, क्यों इस्लामाबाद जाना पड़ता है। मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है, रास्ते में कई लोग दम तोड़ जाते हैं, यहाँ कोई बड़ा अस्पताल नहीं है आज़ाद कश्मीर में। तो हुजूर सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट तो आप ही की रही है। अब ये ताने बिलावल दे रहे हैं। दूसरी तरफ सीनियर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी ने कहा है कि मैं पीपल्स पार्टी की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कदर करता हूं, मैं उनको वाकई शहीद समझता हूं, लेकिन बिलावल के नाना, नाम लेकर उनका, बिलावल जो भी कहते रहे यहां आकर अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, लेकिन बिलावल के नाना को मैं एक फाशिस्ट समझता हूं और उनकी वजह से मुल्क टूटा। यानी आप देखिए बिलावल साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे और उनके नाना के बारे में ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ये कह रहे हैं कि जी हम उनको फाशिस्ट समझते हैं और उनकी वजह से मुल्क टूटा और सब कुछ हुआ, उन्होंने मैंडेट नहीं माना। कितनी सख्त बातें होने लगी हैं, ये हो रही थी। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनको नज़र आ रहा है कि अब अगले निज़ाम की तैयारी करें। चाहे आप फजलुर रहमान साहब की बातों को सुन लें, अगले निज़ाम की तैयारी। अगला निज़ाम क्या है? असल बात यही है, जब अगले निज़ाम में फौरी तौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग ये निज़ाम देख चुके हैं और अगले निज़ाम में अब यही तो नहीं दोबारा रिपीट होगा, तो रिपोजिशनिंग हो रही है। तहरीक इंसाफ कहाँ है इसमें? तहरीक इंसाफ की तरफ से अब कह दिया गया है कि जी हम 5 अगस्त को अब निकल रहे हैं, अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। और अंदर की खबर यह है कि इस दफ़ा वाकई सीरियसली सुहेल अफरीदी ने कह दिया मेरी बस हो गई है, मैं अब मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ और अब सीरियसली निकलना पड़ेगा। जुनैद अकबर ने भी कह दिया है कि अब जो स्टाल वॉर्ड्स या बड़े बड़े लीडर्स या जो बातचीत कर रहे थे, उन्होंने जो करना था कर लिया। आपने हमें कहा था थोड़ा मौका दे दो, जुलाई के एंड तक देख लेते हैं, फलां है, ये है, वो है। तो अब तो कुछ बनता नज़र नहीं आ रहा, जुलाई भी खत्म हो रहा है, तो बस अब अगस्त से तहरीक चलाएं, तो वो भी टकराव हमें नज़र आ रहा है। अब तो बैरिस्टर गौहर भी साथ बैठे हुए थे कि जी अब पहला 5 अगस्त को जो आगाज़ है वो जलसे से करना है, क्रिकेट स्टेडियम में जलसा होगा। अलीमा साहब अभी ये बात कर रही हैं। तो चीज़ें आप देखिए कि सियासी तौर पर अब टकराव की तरफ आपको नज़र आ रही हैं और एक हलचल सी मची हुई है। और ऐसा नहीं लगता अब कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोबारा उस पोजीशन पे चले जाएंगे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के बाद। जो होना है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में वो तो नज़र ही आ रहा है, लेकिन मैं आपसे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये खबरें भी आ रही हैं कि शायद आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस ही मुलतवी हो जाएं, जो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं चाहते, वो तो अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहते हैं। अब हरकतें क्या हैं इस वक्त हुकूमत की, जिसकी वजह से अब ये बात हो रही है कि जनाब
आप देखें कि ये निज़ाम तो फारिग हो गया है। मैंने इसकी तफसील में बात की है पिछली वीडियो में कि ये एक्सपायरी डेट गुजार चुका है। अब आप देखें इनकी हरकतें देखें। एक तरफ अब पेट्रोल की कीमतें मुसलसल ही बढ़ा रहे हैं, गैस बहरान आप देख लीजिए, नज़र आ रहा है मुल्क में उसका सर्कुलर डेट कितना ज़्यादा बढ़ गया है। अब आप जब ये सुनेंगे कि मोबाइल के पैकेजेस में कितनी कीमतें इन्होंने बढ़ा दी हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि अब तो उसमें से भी कितने पैसे इन्होंने बनाने हैं, उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन एक तरफ ये कहते हैं कि फ़ायद शारी, हमारे पास रकम नहीं है, पैसा नहीं है, और दूसरी तरफ इक़दामात सुनिए, ब्यूरोक्रेट्स को 1.8 अरब रुपए का अलाउंस मिलेगा। काबीना ने बजट भी मंजूर कर लिया। ये अलाउंस है, तनख्वाहें शनख्वाहें ये वो अलग है। ये 1 अरब और 80 करोड़ रुपया, 1.8 अरब रुपये, 1 अरब 80 करोड़, 180 करोड़ रुपया ये ब्यूरोक्रेट्स को देना है। यानी यहां ये हाल है कि फ़ायद शारी कौन सी हो रही है यहां पर। ये सिर्फ अवाम से लेकर फ़ायद शारी करनी है। ये जब मुल्क में हालात होंगे तो फिर क्या बनेगा। अच्छा, अब आप ये देखिए कि एक तरफ यहां किफ़ायतशारी मुहिम का ऐलान करते हैं और दूसरी तरफ हरकतें देखें मोबाइल सार्फिन के लिए क्या इन्होंने कर दिया है। पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोग जो हैं वो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान की ज़्यादा आबादी, यानी जो बालिग आबादी है, उसमें ज़्यादातर के पास मोबाइल है। टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से मोबाइल सार्फिन के लिए कॉल और डाटा पैकेजेस में इजाफा कर दिया गया है। पीटीए ने टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल पैकेजेस में 33% तक इजाफे की इजाजत दे दी है। माहाना कॉल और डाटा पैकेजेस में 500 रुपए, 15 रोजा पैकेजेस में 300 रुपए, हफ्तावार पैकेजेस में 130 रुपए तक के इजाफे का कह दिया गया है। कर दें आप, जहां 100 रुपए था 133 रुपए कर दें आप। और जाहिर है कि इसमें भी हुकूमत भी टैक्स तो ले रही होगी। अच्छा, अब ये चीजें चल रही हैं, इसी में मेरे सामने फिर बयान आ गया कि जी बिलावल कह रहे हैं मुझे 2/3 अक्सरियत दें, मैं आज़ाद कश्मीर के आइन में तब्दीली लाऊंगा, महाजिन को भी इंसाफ दूंगा। ना तो 2/3 अक्सरियत इनको किसी ने देनी है, वही हंग पार्लियामेंट बननी है और चीज़ें आप देखेंगे उसी तरह से होंगी। ठीक है, जिस तरह से आप पहले देख रहे हैं, इनको नहीं मिलना कुछ, तो उस तरह का कोई 2/3 अक्सरियत का मामला बनने वाला ही नहीं है, ये सबको नज़र आ रहा है। टकराव की जो मैंने बात की, अब आप देखिएगा 5 अगस्त के जलसे में तहरीक इंसाफ अगले लाहेमिल का ऐलान करने चाह रही है। गैस सेक्टर का मजमूई गर्दिशी कर्ज बढ़कर 3,300 अरब रुपए तक पहुंच गया है। ये अब देखिए कितनी खतरनाक बात है, जबकि टैक्स पे टैक्स लगाते चले जा रहे हैं, गैस कीमतें बढ़ा रहे हैं, लेकिन सर्कुलर डेट इनसे खत्म नहीं हो रहा। किसने देना है? जो बहुत बड़ी एक खबर आई, $10 अरब अमेरिका से मांग लिए गए हैं। अब इस पर शहजाद प्राचा बहुत ज़बरदस्त साफ़ी हैं, उन्होंने ये सवाल किया है और सबके जहनों में ये सवाल आना चाहिए कि $10 अरब अमेरिका से मांगे हैं कि हमारे ज़खायर को तक़वीत मिल जाए, वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर चक्कर क्या है? कोई फ्री लंचेस तो नहीं होते, ख़ासतौर पर अंकल सैम की तरफ से, कि मुफ्त में तो कोई काम नहीं मिलता। तो बदले में क्या है? क्या हमने सिर्फ ईरान अमेरिका जंग रुकवाने की जो कोशिश की है उसके बदले में $10 अरब मिल जाएंगे? वो तो अभी तक मामला चल रहा है। अब शहजाद प्राचा लिखते हैं पाकिस्तान अमेरिका से ज़खायर को बढ़ाने के लिए $10 अरब मांग लिए। मैं सोच रहा था कि अगर अमेरिका ने इसके बदले पाकिस्तान में कुछ मांग लिया तो क्या हो सकता है। माजी में बहुत खबरें भी लग चुकी हैं कि अमेरिका बलूचिस्तान में बेसिस बनाने में बहुत अरसे से नज़रें रखी हुई हैं, मगर पाकिस्तान इजाज़त नहीं दे रहा। अब ये एक खबर है। अच्छा, अब $95 फ़ी बैरल पर तेल चला गया है। हुकूमत को और क्या चाहिए था? उन्होंने और टैक्स लगाने की ठान ली होगी। विफाकी हुकूमत ने विफाकी सरकारी मुलाजमीन की नज़र सानी शुदा बुनियादी पे स्केल और अलाउंसेस पर 7% इजाफे की मंजूरी दे दी है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 1 से 22 तक के सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में 15% एडहॉक अलाउंस और 10% एडहॉक अलाउंस जम किया गया है। तनख्वाहों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2026 से होगा। इस तरह ग्रेड 1 से 22 के विफाकी मुलाजमीन की कन्वेंस अलाउंस में 50% इजाफे की भी मंजूरी, जबकि ग्रेड 17 से 22 के अफसरान का एग्जेक्टिव अलाउंस की मंजूरी। अब देखिए ना, अफसरशाही को खुश रखो, सरकार को खुश रखो और उनको अपने साथ मिला के रखो। शायद हम इस तरह से अपने इक़्तिदार को तूल दे लें। ये एक उस चक्कर में भी कोशिश है, आप देखिएगा। और ये उस तरफ जा रहे हैं कि अच्छा जाते जाते हम और कुछ ऐसा कर जाएं कि इक़्तिदार को तूल दे दिया जाए। बात बननी नहीं है। ये अफसरों को जितना मर्जी खुश कर लें कि जी हमारा साथ दे दें, बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा काम, ये कुछ नहीं। अब वो वक्त नहीं है। लोग फौरी तौर पर सारी स्कीमों को जान लेते हैं। आवाम आपके साथ नहीं है। आप अफसरशाही को अपने साथ लगा कर जितना वक्त गुजार सकते गुजार लें। इनके आप और अलाउंसेस बढ़ा दें, जो मर्जी कर लें। अब कहानी
बन नहीं रही। हत्ता कि अब ये बात हो रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब को एक दफ़ा फिर आज़ाद कश्मीर ले जाकर मामू बनाया गया है, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में उनको ले जाया गया था, और वहाँ पर फिर आप देखिए कि नून लीग हुकूमत नहीं बना सकी। तारीख में पहली दफ़ा है कि जिनकी विफाक में हुकूमत हो वो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत नहीं बना सके, और वही सूरत हाल कश्मीर में भी नज़र आती है। खुद अब तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि जी ये नूरा कुश्ती है। अभी आज़ाद कश्मीर में आप देखिएगा पीपल्स पार्टी को उसी तरह के नंबर दे दिए जाएंगे कि जी हाँ, कहने को हुकूमत आपकी है, जिस तरह अभी वज़ीर आज़म खुद नून लीग ने सपोर्ट करके बनवाया है पीपल्स पार्टी का, और फिर आईनी हुद्दे हम ले लें और साथ चलें। तो ये बात अब तहरीक इंसाफ भी कर रही है। तो नज़र ये आ रहा है कि मियाँ साहब को अब फिर वज़ीर आज़म नहीं बनाया जा रहा। यानी जो वो कह रहे थे कि जी शहबाज शरीफ से मैं कहूँगा कि आज़ाद कश्मीर में अगर हमें वोट मिलता है तो फिर मुझे वज़ीर आज़म बना दो आज़ाद कश्मीर का, कि पाकिस्तान का तो नहीं बन सका, चलो यहीं पर मिल जाए। जिस तरह वो अब लाहौर की अथॉरिटी के उनको बनाया गया ना एक चेयरपर्सन टाइप पैटर्न, कि जी लाहौर में लाहौरी विरसा, दोबारा पुरानी बिल्डिंग्स को रिस्टोर करना, ये सब कुछ ये मियां नवाज शरीफ साहब देख रहे हैं। कहाँ जी 3 दफ़ा वज़ीर आज़म 2 तारीख से ले चुका। अब वो एक जिस तरह होता है कि किसी शहर का मेयर होता है, वो एक एडवाइज़र रख लेता है उस शहर का, यानी एक सिर्फ ये इंतज़ाम संभालने के लिए पुरानी बिल्डिंग्स को देख लो। वो शौक़ फरमा रहे हैं। कभी कभी मरीम नवाज साहब उनको साथ बिठा लेती हैं कि जी चलें आपका वो शौक़ पूरा हो जाए, कि चेयर कर रहे हैं काबीना की मीटिंग भी, इसी तरह मरी में देख रहे होते हैं वो उनके शौक़ पूरे करने के लिए। तो इसी तरह उनको ले जाया गया है। फिर वही नुसरत जावेद साहब की बात याद आ जाती है, सीनियर साफ़ी ने कहा जी मियां नवाज शरीफ को तो अब वो हाल हो गया है कि फ़कीर व्हील चेयर पर बिठा के अपने किसी बूढ़े को मांगते हैं, तो अब यह हाल हो गया इनका, बस इनको रूनुमाई के लिए जाया जाता है। अब कब से वो आए हुए हैं पाकिस्तान, पहले कभी चक्कर लगा देते आज़ाद कश्मीर का, अभी उनको वहाँ पर लेकर जाना था जब इलेक्शंस हो रहे हैं, वो भी उनको हरवा देने हैं, क्योंकि वोट तो वहाँ पर है नहीं, जिसका वोट है उसको आपने हिस्सा ही नहीं लेने देना। बाकी वहाँ पर हालात और तरह के चल रहे हैं। तो ये सूरत हाल बनी हुई है। अच्छा, अब इस सब में एक बड़ी अहम बात कि मैंने आपको बता दिया कि ये बैकग्राउंड है, चीज़ें संभल नहीं रही। मैंने आज के फैक्ट्स आपको रख दिए हैं। महंगाई का एक और तूफान आ रहा है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा, मोबाइल का आप देख लीजिए, अब वो भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। ऊपर से भारत जो हरकतें कर रहा है कि अब दरियाओं में पानी छोड़ा जा रहा है, कि अब सैलाब की सूरत हाल है, पाकिस्तान को उससे निपटना पड़े, ये हरकतें हो रही हैं। इसके साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट का हाल ये है कि आनी क्या थी छोड़कर सब जा रहे हैं। और इसमें हामिद मीर साहब के शो में मुशाहिद हुसैन सैयद साहब फट पड़े हैं। वो कहते हैं जी सिर्फ एक सेक्टर की मैं बात करूं, पाकिस्तान कौन कौन छोड़कर जा रहा है, चला गया है बल्कि, और अभी ऐसे लगता है कि अभी और बहुत सी तैयारी में है। जिस तरह के हालात यहाँ पर बन रहे हैं, अदम इस्तेहकाम अभी और ज़्यादा नज़र आ रहा है, और इसी वजह से बड़ी चहमगोइयाँ होने लग गई हैं। अब जिसकी तरफ मैं आऊँगा कि जाजुल हक साहब हों या कमर दिलशाद साहब हों, वो इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी नून लीग समझते हैं हमारे अलावा कोई नहीं है, तो ऑल्टरनेट होता है। इनका ख्याल है कि जी तहरीक इंसाफ नहीं आएगी। ना जनाब, तहरीक इंसाफ ना भी आए तो उसके अलावा क्या है, उसकी मैं बात करूँगा। अब हामिद मीर साहब के शो में मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से बात करते हुए हामिद ने कहा जी मेरे पास एक लंबी लिस्ट है जो मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर चली गई, ख़ास तौर पर दवासाज कंपनियां, फाइजर छोड़ गई, हायर छोड़ गई, स्नाफी छोड़ गई, ये एक लंबी लिस्ट है। अच्छा, ये सिर्फ ये नहीं कि अद्वियात बनाने वाली कंपनियां हैं, आप देखिए टेलीकॉम कंपनियां इसमें मिल जाएंगी आपको इसके अलावा डेली प्रोडक्ट्स बनाने वाली, कॉस्मेटिक बनाने वाली, दीगर बनाने वाली कंपनियां, वो सब मिल जाएंगी। तो ये सब मुल्क छोड़कर चले गए हैं, भाग कर जा रहे हैं। और पहले तो आ ही रहा है, प्रोफेशनल्स जा रहे हैं, उसकी फहरिस्त आ जाती है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, डाटा एनालिस्ट, IT के माहिरीन, नौजवान तबका, बेहतरीन हमारे दिमाग, वो छोड़ जा रहे हैं, वो मुस्तकबिल नहीं देख रहे। तो कब तक इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त की जा सकती हैं, कब तक ये सब कुछ हो सकता है? ये ज़्यादा अरसा तो नहीं चल सकता। और अभी आप देखिएगा कि ये जो हुआ है ना जी, पेट्रोल पंप मालिकान ने अपनी हड़ताल मुलतवी कर दी है। ऐसी नहीं की, इनको भी इंश्योरेंस मिली होगी और उनका भी काम सीधा हो गया होगा, जो मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था कि उनको लगता है कि ये बेहतरीन वक्त है प्रेशर डालने का कि भाई आप कीमतें तो बढ़ा ही रहे हैं, तो उसमें हमारा भी कोई 1-2 रुपया आप पर लीटर इजाफा कर दें तो काम बन जाएगा। तो वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। अवाम आज सड़कों पर ख्वार होते रहे, वो लंबी लाइनें लगी हुई थी जी, आज रात तो पेट्रोल नहीं मिलना, और बारिश भी थी, उसकी तबाही अलग थी। तो आप देखिए ना, इनसे कोई चीज़ समझ नहीं रही, उल्टा एक नया क्राइसिस क्रिएट कर देते हैं। अब इन सब को देखते हुए आप एक चीज़ नोट कीजिए, तवातुर से क्यों बातें होने लग गई हैं। कहीं जाजुल हक साहब कह रहे हैं, अब ये वो लोग जो सिस्टम को समझते हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट को समझते हैं और पहले ही उस तरफ हो जाते हैं, वो अब कह रहे हैं कि जी ये
तो कहानी इनकी ख़त्म हो रही है। खान साहब से बराह रास्त बातचीत चल रही है, कहीं ना कहीं हो जाएगा। फिर इसी तरह नबील गबूल साहब, वो भी सिस्टम को समझते हैं, चाहे पीपल्स पार्टी के हों, लेकिन वो भी इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं। वो भी इस तरह की बातें कर रही हैं कि जी वो खान साहब अभी तक उस तरफ नहीं आ रहे, तय चीज़ें नहीं हो रही, वरना बातचीत तो चल रही है। कंवर दिलशाद साहब ऐसी तो नहीं बात करते, और कोई रिएक्शन भी नहीं आया उस बात पर कि वो कह रहे हैं कि जी आर्मी चीफ को अब ख़ुद फील्ड मार्शल को इक़्तिदार संभाल लेना चाहिए और सदारत संभालनी चाहिए, जिसका दूसरा मतलब है मार्शल लॉ। कोई इलेक्शंस में तो नहीं आएंगे वो। तो ये बात वाज़ेह तौर पर कर रहे हैं, दो टोक कर रहे हैं कि इस वक्त करप्शन इतनी बढ़ चुकी है, अकरबा परवी इतनी बढ़ चुकी है, चीज़ें नहीं सेटल हो रही, इसलिए कंवर दिलशाद साहब इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं, वी न्यूज़ पर चला है, छप गया है, वीडियो भी है, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं है। वरना कह दें जी ओहो ये तो कह रहे हैं कि जी मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया जाए, ये तो बड़ी गलत बात है, ऐसी बात कैसे की जा सकती है, ये ना हो वो ना हो। कोई उस तरह का रिएक्शन नहीं है। इन्हीं लोग कहते हैं कि हम इस हाइब्रिड निज़ाम से भी तंग आ गए हैं। अगर कहा जा रहा है कि जी आइनी तौर पर कोई गुंजाइश नहीं है, वो ठीक है, अपनी तावीलें दे रहे हैं कंवर दिलशाद साहब, और लोगों को नहीं नज़र आ रहा होगा आइन में ऐसी कोई गुंजाइश है, लेकिन फिर आइनी अदालत भी है, जब इस तरह का काम करना हो तो हो जाता है। बाकी ख्वाजा आसिफ कहते हैं हाइब्रिड निज़ाम है, तो क्या आइन में हाइब्रिड निज़ाम कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। तो फिर तो जब चीज़ें इनसे संभल नहीं रही, इन्होंने सब चीज़ें आउटसोर्स की हुई हैं, हर नाकामी पर ये कोशिश करते हैं कि अच्छा जी पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, चीज़ें इस तरह हो रही हैं। अभी आप देखिए परवेज़ मलिक वज़ीर पेट्रोलियम, उन्होंने साथ ही शहबाज शरीफ और बीच में फील्ड मार्शल का नाम दे दिया कि जी उनकी काविशें हैं, रंग लाएंगी, फलां लाएंगी। देखिए जहाँ इन्होंने कीमतें बढ़ानी हो या कोई इस तरह का फैसला करना हो, जहाँ लगता है कि अवामी इलेक्शन आएगा, साथ ही फील्ड मार्शल का नाम दे देंगे, वाज़ेह तौर पर यह कि जी वहाँ पर शिफ्ट करने के लिए कि जी वो हमारे साथ हैं, ये सब जो हो रहा है देखें वो भी साथ है, इस तरह का इंप्रेशन देने के लिए। तो ये चालाकियाँ क्या समझ नहीं आ रही, इसलिए अब ये सब कुछ हो रहा है। और मियाँ साहब जो हैं उनको भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो जितना मर्ज़ी अब जोर लगा लें, अब रेत फिसल रही है। इसीलिए आप देखें ब्यूरोक्रेसी को दोबारा खुश करने की कोशिश है, वरना बजट में ही खुश कर देते, उनको अलाउंस दे रहे हैं, मुतहरिक होने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कहीं कोई वोट बैंक नज़र आ जाए, ताकि कल को हम जब निकाले जाएँ तो हम कह सकें देखें अवाम हमारे साथ हैं, अब जाकर लोगों में घुल मिल रहे हैं। लेकिन बहुत देर हो चुकी। ये अगर समझ रहे हैं जब ये निकाले जाएंगे तो लोग निकलेंगे, जिस तरह खान साहब को निकाला गया तो रात को ही लोग निकल आए थे, तमाम शहरों में निकल आए थे, उसके बाद खान साहब जगह जगह शहर शहर गए और बड़े बड़े जलसे किए। ये कुछ इस तरह का कर सकेंगे नहीं। ना इनके लिए किसी ने निकलना है, ना इन्होंने यहाँ नज़र आना है। हत्ता कि अब जिस तरह आपने देखा कि जनाब फीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने कह दिया कि अनकरीब वो मौजूदा क़यादत को जेल में देख रहे हैं, लिस्टें तैयार हैं, सारा कुछ पता चल रहा है, करप्शन और सब, कोई चीज़ समझ नहीं रही। तो इसलिए अब ये मार्शल लॉ की बातें और तवातुर से मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स में इशारे हैं, कहीं वाज़ेह बात है, कहीं कोई रास्ता निकालने की बात है, ये सब हो रही हैं। और हालात आपके सामने हैं, जिसकी वजह से अब ये बातें होने लगी हैं कि अच्छा जी इस सिस्टम से तो जान छूटे, कोई और आ जाएगा, शायद उससे स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये नहीं है कि जी तहरीक इंसाफ ही आ जाए, फौरी तौर पर तो ऐसा कुछ नहीं होता नज़र आ रहा। लेकिन अगर फवाद चौधरी भी कौमी हुकूमत की बात करते हैं तो वो क्या है? कौमी हुकूमत में अगर सब शामिल हों और ऊपर सदर एक स्ट्रॉन्ग शख्सियत आ जाए तो फिर क्या है? और सबसे पहले, अब तो महीनों पहले एजाज़ सैयद साहब ने बात की थी कि हो सकता है कि जरदारी साहब कुछ इधर उधर हों और फिर कोई और बंदा निज़ाम संभाल ले, और इस तरह की बातें फिर होना शुरू हो गई कि शायद जी लंबी छुट्टी पर चले जाएँ या उनकी सेहत इजाज़त ना दे, ये सब बातें हुई। तो ये उस वक्त से बातें चल रही हैं। तो हर वक्त प्लान बी सी तो होता ही है, तो ए तो अब फेल हो चुका है। अब देखिए बी सी क्या है और किस तरह से वो सामने आता है, कब सामने आता है। तो ए का तो फेलियर हो चुका। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।